जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में। हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, जेल वार्ड 2026 सभी के लिए ये आपकी क्लास रहने वाली है। हरियाणा जीके हरियाणा ग्रुप डी में 25 नंबर की पूछी जाती है। साथ में आपको करंट अफेयर्स डेली आपको मंथली करवाई जाएगी। हरियाणा करंट अफेयर्स की जो है आपकी क्लास, यानी कि पूरा 1 साल 2 साल की 20 से 22 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी अगर पर डे हम मंथली करेंगे। तो हमारी जो ये धाकड़ सीरीज आपके लिए बेस्ट सीरीज है। हरियाणा जीके की आज क्लास नंबर 6 है। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनवा दी है। सभी सब्जेक्ट की मैथ की डेली आपको रात को 9 बजे जो है लाइव क्लास देखने को मिलती है। साइंस की आपको 2 बजे देखने को मिलती है। दोपहर को जीके जीएस की सुबह 11 बजे और हरियाणा जीके की सुबह 7 बजे डेली देखने को मिलती है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज में आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लें। सभी जानकारी आपको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको सभी जितनी भी एचएसएससी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो कल मैंने आपको ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? हरियाणा शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले पंडित विभुद श्रीधर के द्वारा किया गया था। और जो पंडित विभुद श्रीधर हैं वो पहले अग्रवाल ज्ञात लेखक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अग्रवाल जैन लेखक जो ज्ञात किए गए सबसे पहले कौन थे? पंडित विभुद श्रीधर थे। और 12वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने अपने श्लोक के माध्यम से हरियाणा क्षेत्र की प्रशंसा की है। और इसी सदी के अंदर 12वीं शताब्दी के अंदर ही हरियाणा की राजधानी किसको बताया गया? दिल्ली को बताया गया है। डॉक्टर एच आर गुप्ता के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? डॉक्टर एच आर गुप्ता के द्वारा हरियाणा को आर्याना कहा गया है। ठीक है। और जो डॉक्टर एच आर गुप्ता है, इनका जन्म कहां पर हुआ था हरियाणा में? अगर आपसे पूछा जाए, हरियाणा में अंबाला के अंदर इनका जन्म हुआ था। अंबाला जिले का एक गांव है जिस गांव का नाम है भूरेवाल गांव। अंबाला जिले के भूरेवाल गांव के अंदर इनका जन्म 1902 के अंदर हुआ था डॉक्टर एच आर गुप्ता का, जिन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? आर्याना कहा है। एक है आपका नाम राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने हरियाणा को क्या कहा है? इन्होंने हरियाणा को हरिधान्यक कहा है। हरिधान्यक की संज्ञा हरियाणा को किसने दी है? राहुल सांस्कृत्यायन ने दी है। और महाराज कृष्ण के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? हरना कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा गया है? हरना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, एक बयाना है, बयाना कहां पर है? बयाना भरतपुर के अंदर। भरतपुर कहां पर है? राजस्थान के अंदर। बयाना राजस्थान, बयाना भरतपुर राजस्थान का जो बयाना भरतपुर के अंदर है। और फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। मुगल काल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक अच्छे किस्म का नील उत्पादन होता था, जबकि घटिया किस्म की नील का जो उत्पादन है तो दाऊब जो क्षेत्र है वहां पर होता था। बयाना और फरीदाबाद की नील की जो खेती है भारत के अन्य क्षेत्रों में नील से 50% अधिक मूल्य पे यहाँ की जो नील की खेती होती थी वो ज्यादा बिकती थी। ठीक है। तो मुगल काल में हरियाणा कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? फरीदाबाद। हरियाणा के कैथल को कवितल नाम की संज्ञा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई है? राइट ऑप्शन बन जाएगा अलबरूनी के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इतिहासकार हैं अलबरूनी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है किताब उल हिंद। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, जिन्होंने जी इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कैथल का जो वर्णन है किस नाम से वर्णन किया है? कवितल के नाम से किया गया है। प्राचीन पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के कहने पर किसके द्वारा की गई थी? युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। प्राचीन पुराण ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। एक अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस अबुल फजल प्रसिद्ध पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी में भिवानी का जो वर्णन है वो किस नाम से मिलता है? आईने अकबरी के अंदर भानीग्राम के नाम से मिलता है। भानीग्राम, भिवानी का वर्णन मिलता है भानीग्राम के नाम से। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को आईने अकबरी के अंदर क्या कहा गया है? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को लघु सागर कहा गया, लघु सागर की संज्ञा दी गई है। ठीक है। और हवेनसांग के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी यूकी के अंदर कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया है। ये बहुत सारी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। हरियाणा के कैथल को कवितल नाम की संज्ञा किताब उल हिंद
पुस्तक है अलबरूनी की, उसके अंदर कहा गया है। और कैथल की जो स्थापना है प्राचीन पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई, जिसके अंदर भिवानी को क्या कहा गया, बानीग्राम कहा गया है। और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी गई है। हवेन सांग के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सी युकी के अंदर कुरुक्षेत्र के थानेसर का वर्णन किया है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है जींद रियासत के शासक गजपत सिंह को 1772 ईस्वी में राजा की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा दी गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा बादशाह आलम। बादशाह आलम, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बादशाह आलम के द्वारा दी गई थी। देखिए, गजपत सिंह के द्वारा सिख रियासत की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा सिख रियासत की स्थापना की गई थी, गजपत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1763 के अंदर 1763 के अंदर जो सरहिंद प्रांत था, सरहिंद प्रांत के अंदर जो सिखों के जो हमला हुआ था उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इसके अंदर सरहिंद प्रांत के अफगान गवर्नर की मृत्यु हो गई थी। गजपत सिंह ने जींद और सफेदों सहित देश के बड़े हिस्सों पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और जींद को मुख्यालय बनाया था। अब की बार एचटेट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, जींद को मुख्यालय, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जींद से संबंधित भूतेश्वर मंदिर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, रघुवीर सिंह वाला क्वेश्चन। तो जींद को मुख्यालय किसने बनाया था? गजपत सिंह ने बनाया था। और 1772 में सम्राट शाह आलम ने गजपत सिंह को राजा का खिताब प्रदान किया। सिख प्रमुख ने एक स्वतंत्र राजकुमार के रूप में शासन किया था। राजा गजपत सिंह का निधन 1786 के अंदर इनका निधन हो गया था, 1786 के अंदर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा हरियाणा के किस शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करके नाकेबंदी की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा कैथल, कैथल के चारों ओर। देखिए, कैथल का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था कैथल का विद्रोह? कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 के अंदर, 1843 के अंदर। और 1843 में कैथल के शासक थे जिनका नाम था उदय सिंह। 1843 में कैथल के शासक कौन थे? उदय सिंह, जिनकी मृत्यु होने पर उनकी कोई संतान नहीं थी। बनावली रियासत के एक शासक थे जिनका नाम था गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। बनावली फतेहाबाद, बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। गुलाब सिंह बनावली रियासत के शासक थे। इन्होंने कैथल पर अपना अधिकार जताया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। और उदय सिंह की रानी थी जिसका नाम था रानी सूरज कौर। उदय सिंह की रानी रानी सूरज कौर, और इनकी माँ थी जिनका नाम था साहिबा कौर, साहिबा कौर। उदय सिंह की रानी सूरज कौर और इनकी माता साहिबा कौर, उनको इस रियासत को सुरक्षित रखना चाहती थी, कैथल रियासत को। और 23 मार्च 1843 को, कब? 23 मार्च 1843 को अंग्रेजों ने कैथल रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का आदेश दिया। और 10 अप्रैल 1843 को अंग्रेजी सेना ने अधिकारी क्लार्क के नेतृत्व में कैथल को घेर लिया और शहर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करके नाकेबंदी कर दी। रानी साहिबा कौर, सूरज कौर ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। और उसके बाद में 16 अप्रैल 1843 को पटियाला और नाभा के शासकों की सहायता से अंग्रेजों ने कैथल पर अधिकार कर लिया था। किसकी सहायता से? जींद, पटियाला और नाभा के शासकों की सहायता से अंग्रेजों ने कैथल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सेनापति इब्राहिम बारह हजारी की हत्या हरियाणा के किस शहर में वहां के लोगों के द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा रेवाड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इब्राहिम बारह हजारी मोहम्मद गोरी की सेना के अंदर एक सैन्य अधिकारी था, सेनापति था। किसका था? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के द्वारा त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 के अंदर जो लड़ी गई, उसको जीतने के बाद किसने जीता था? उसने मोहम्मद गोरी ने जीता था। त्राइन की दूसरी लड़ाई को पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई थी। मोहम्मद गोरी इसके अंदर विजय हुआ था। 1192 में त्राइन की दूसरी लड़ाई जीतने के बाद में हरियाणा के रेवाड़ी में तेजपाल के द्वारा गोरी का विद्रोह किया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी में किसके द्वारा मोहम्मद गोरी का विद्रोह किया गया था? तेजपाल के द्वारा किया गया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गोरी ने
अपने इस सैन्य अधिकारी को रेवाड़ी भेजा था, इब्राहिम बारह हजारी को, जहां पर तेजपाल के द्वारा इब्राहिम की हत्या कर दी गई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रेवाड़ी पहुंचकर तेजपाल की हत्या करके इस विद्रोह को दबाया गया था। तो तेजपाल की हत्या किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में कब जो है कहां पर लड़ाई लड़ी गई थी, मतलब कि तेजपाल को मारा गया था रेवाड़ी के अंदर, तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शेख नसीरुद्दीन महमद, जिन्हें दिल्ली का चिराग कहा जाता था, इनकी दरगाह हरियाणा के कौन से शहर के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन बन जाएगा नारनौल के अंदर है इनकी दरगाह। शेख नसीरुद्दीन महमद को चिरागे दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। 14वीं शताब्दी के शुरुआत में, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में निजामुद्दीन औलिया के एक जान पहचान वाले थे जो पुरानी दिल्ली के अंदर आए और बाद में उनके उत्तराधिकार बन गए, यानी कि कोई परिचित थे, उनके जानकार थे निजामुद्दीन औलिया के। और शेख नसीरुद्दीन महमद की दरगाह हरियाणा के नारनौल के अंदर स्थित है। पानीपत में क्या क्या स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। हाली की दरगाह, हाली की दरगाह पानीपत के अंदर है। रोशन अली की दरगाह भी कहां पर है? रोशन अली की दरगाह, रोशन अली की दरगाह, रोशन अली की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। ठीक है। और नूह जिले के अंदर शेख मूसा की मजार है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, शेख मूसा की मजार, शेख मूसा की मजार कहां पर है? ये आपकी नूह के अंदर है शेख मूसा की मजार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी ऑप्शन, शेख नसीरुद्दीन महमूद, जिन्हें दिल्ली का चिराग कहा जाता है, इनके दरगाह हरियाणा के नारनौल के अंदर है। सल्तनत काल में हरियाणा में सबसे छोटा इक्ता निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए, भारत के अंदर पूरी व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? व्यवस्थित ढंग से भारत के अंदर इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश। और सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता किसको कहा जाता था? पलवल को कहा जाता था, पलवल को कहा जाता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहला इक्ता कौन सा था? हांसी। हांसी पहले हिसार के अंदर आता था, लेकिन हांसी अभी हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है। 25 दिसंबर 2025 को 23वां जिला बना है। और पहले यही हांसी जो है भारत का पहला इक्ता कहा जाता था। भारत का पहला इक्ता कौन सा था? हांसी। ठीक है, हांसी को बनाया गया था। इल्तुतमिश के शासन के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण इक्ते बने, दिल्ली, हांसी, और कौन सा इक्ता बना था हरियाणा के अंदर? सिरसा, सिरसा, जिसको सरसूती कहा जाता था, पिपली, कुरुक्षेत्र, सरहिंद, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो इक्ता था वो दिल्ली था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण इक्ता कौन सा था? दिल्ली। और सबसे छोटा कौन सा था इसके अंदर? पलवल था। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रानिया जो हरियाणा के अंदर है, सिरसा के अंदर आता है। रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कब की गई थी? राइट ऑप्शन बन जाएगा 1360 में, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 14वीं सदी में तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश से आते थे? फिरोज शाह तुगलक आते थे तुगलक वंश से, तुगलक वंश, तुगलक वंश से ये संबंध रखते थे। 14वीं सदी में तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में 3 क्षेत्रों को बसाया गया था। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से थे? 1352 ईस्वी के अंदर बसाया गया था फतेहाबाद को, फतेहाबाद को 1352 ईस्वी के अंदर बसाया गया था। 1354 ईस्वी में किसको बसाया गया था? हिसार को बसाया गया था। और 1360 में हिसार को, 1354 में हिसार को और 1360 में सिरसा को। और सिरसा जिले का फिरोजाबाद, सिरसा जिले का फिरोजाबाद भी इसके अंदर शामिल है 1360 में, सिरसा, सिरसा। और एक को है मेरे दोस्तों हरनी खेड़ा, सिरसा का हरनी खेड़ा, हरनी खेड़ा, सिरसा का हरनी खेड़ा और रानिया, ये सब 1360 के अंदर। और फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया गया था। तो नहरों का निर्माता किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? दौलत खान की संघार की
हेमू की या संग्राम सिंह की? सबसे पहले तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी, जिसके अंदर बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इसमें बाबर की लड़ाई जो ये बाबर की तरफ से मारा जाने वाला जो एकमात्र योद्धा था उसका नाम था संघार। ठीक है। और इस लड़ाई के अंदर बाबर का जो साथ है वो मोहम्मद उगली ने दिया था, मोहम्मद उगली ने। तो बाबर का ये एक योद्धा था संघार। और बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1483 के अंदर, फरवरी 1483। और 1507 ईस्वी के अंदर बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी के अंदर बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्रों का क्या नाम था? हुमायूं, हुमायूं, कामरान, हुमायूं कामरान अस्करी, हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। और भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान यूसुफ जाई जाती थी उसके विरुद्ध था 1519 के अंदर। बाबर के द्वारा पहला अभियान था 1519 में भारत के खिलाफ, यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए हरियाणा से 2 सेना आई थी। एक सेना हसन खां मेवाती की थी और दूसरी हिसार के फौजदार हमीद खां की थी। अगर आपसे पूछा जाए इब्राहिम लोदी का पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरियाणा से जो 2 सेना थी वो कहां से आई थी? एक हसन खां मेवाती की सेना थी, एक दूसरी हिसार के फौजदार हमीद खां की। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तुगलुमा, तुगलुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे, यानी कि तोपखाना संभाल रहे थे वो। ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पानीपत जिले का काला अम्ब पर्यटन स्थल कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई हेतु प्रसिद्ध रहा? पानीपत की तीसरी लड़ाई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761, 1761 को लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? एक अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव भाव के बीच में लड़ी गई थी। और इस लड़ाई के दौरान युद्ध मैदान में एक आम का पेड़ था, जो मराठे थे उनके खून के कारण वो काला पड़ गया था, जिसके कारण इस स्थान को काला अम्ब के नाम से जाना जाता है। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। और पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भाई? 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556। किस किस के बीच में हुई थी ये जो लड़ाई है? ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच में 5 नवंबर 1556 को लड़ाई लड़ी गई थी और जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और इसमें अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां। अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खां। पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट है गजपत राजा गजपत सिंह के द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। राजा गजपत सिंह के द्वारा कौन सा किला बनाया गया था? जींद का किला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया था? जींद के किले का नाम क्या रखा गया था? फतेहगढ़ रखा गया था। फतेहगढ़। जींद के किले का नाम रखा गया था फतेहगढ़। और इसका जो निर्माण है वो लखोरी ईंटों के साथ बना हुआ था। एक टीले पर इसका निर्माण किया गया था। गोहाना के किले का जो निर्माण है वो 12वीं सदी में किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा दरिया सिंह के नाम पर करवाया गया था। किसके नाम पर? दरिया सिंह। और किसके द्वारा गोहाना किले का निर्माण? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। लोहारू किले का निर्माण 1570 में ठाकुर अर्जुन सिंह ने लोहारू में एक मिट्टी के किले का निर्माण करवाया। 1800 में कच्चा मिट्टी का किला बना रहा। अर्जुन सिंह लोहारू के संस्थापक राव नरहर दास के वंशज थे। लोहारू के संस्थापक कौन थे? ठाकुर अर्जुन सिंह, जिन्होंने लोहारू किला बनवाया था 1570 में। उदय सिंह का किला, कैथल का किला 1570 में अकबर के काल में बना था। अकबर ने सेना के लिए इसको बनवाया था। इसके बाद 1747 में सिखों का राज यहाँ पर स्थापित हुआ कैथल के अंदर।
ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो गजपत सिंह के द्वारा। 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार अक्षेत्र में रहा? राइट ऑप्शन रहेगा मराठा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। दक्षिण भारत की मराठा शक्ति का जो उदय है वो हरियाणा में 18वीं सदी के अंदर हुआ, 18वीं सदी। ठीक है, देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था तोमर वंश वाला, तोमर वंश की जो स्थापना कब हुई थी भारत के अंदर, 736 ईस्वी में, और उसमें ऑप्शन 8वीं शताब्दी नहीं था, तो 736 ईस्वी का मतलब 8वीं शताब्दी। ठीक है, 8वीं शताब्दी, भाई 700 से ऊपर चली गई तो 8वीं, 600 से ऊपर तो इस प्रकार से। ठीक है, तो 736 8वीं शताब्दी उसका कर लेना, लेकिन मैंने बताया सही था 736 ईस्वी, लेकिन वो 8वीं शताब्दी आएगा। ठीक है, तो 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? मराठों के अधिकार में। 18वीं शताब्दी में एक सम्राट थे आलमगीर, जिन्होंने मुगल और मराठों के बीच में युद्ध की स्थिति से बचने के लिए 15 अक्टूबर 1754 को मराठों को कुरुक्षेत्र जो है उपहार में दे दिया था। अगर आपसे पूछा जाए मराठों को कुरुक्षेत्र उपहार में किसने दिया था? सम्राट आलमगीर ने दिया था, सम्राट आलमगीर। उन्होंने मुगल और मराठों के बीच में भाई युद्ध ना हो जाए, इसलिए स्थिति से बचने के लिए उन्होंने मराठों को ये दे दिया था, और 1757 ईस्वी तक पूरे हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया था मराठों के द्वारा। ठीक है, बिलोच शासक दलेल खां, जिनको फौजदार खां भी कहा जाता है, किस बादशाह के नाम पर फर्रुख नगर बनाया था? किस बादशाह के नाम पर बनाया था? फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फर्रुख नगर की स्थापना का जो श्रेय है वो 1732 ईस्वी में फौजदार खान यानी कि दलेल खान को जाता है, 1732 ईस्वी में फर्रुख नगर। ठीक है, और इसी मुगल शासक ने अपने शासन के दौरान कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया, और यहीं पर इन्होंने फौजदार खां के द्वारा एक शीश महल का निर्माण करवाया गया। शीश महल का जो एक प्रसिद्ध इमारत है शीश महल, शीश महल का निर्माण 1733 ईस्वी के अंदर हुआ था। लाल बलुआ पत्थर, लखोरी ईंटें, जर्जर स्टोन से बना हुआ है, और मुगल शासक ने ये अपनी रानी के लिए बनवाया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने फौजदार खां को फर्रुख नगर का नवाब बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मुगल बादशाह ने फौजदार खान को फर्रुख नगर का नवाब बनाया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। 1857 की क्रांति हुई, उसके समय में फौजदार खां का जो वारिस था वो अहमद अली फर्रुख नगर का नवाब था। और 23 जनवरी 1858 को 23 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में लाल किले के सामने इनको फांसी दी गई। अंग्रेजों के समय यहाँ पर एक डिपो हुआ करता था, और वहां पर बड़े पैमाने पर एक नमक बनाया जाता था, और फर्रुख नगर की जो आकृति है वो अष्टभुजा आकार की है, 8 भुजाओं के आकार की है, इसलिए 8 कोणों वाला शहर किसको कहा जाता है? 8 कोणों वाला शहर कहा जाता है फर्रुख नगर को। नेक्स्ट है 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन होता था? राइट ऑप्शन है महादजी सिंधिया का। महादजी सिंधिया मराठा साम्राज्य के शासक थे। 1787 ईस्वी में इनको दिल्ली से निकाल दिया गया था, और महादजी सिंधिया ने 1789 में दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया था। मुगल शासक शाह आलम के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हरियाणा क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, दिल्ली जिला, इस जिले में राजधानी आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था, दिल्ली जिला बनाया गया। 4 जिले बनाए गए थे महादजी सिंधिया ने। दिल्ली और हरियाणा पर शासन होता था तो इन्होंने 4 जिले बनाए थे। एक दिल्ली जिला जो आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित उसके अंदर किया गया था, शामिल किया गया था। सोनीपत जिला, इस जिले के अंदर करनाल और दिल्ली और उत्तरी हरियाणा को मिलाया गया था। हिसार जिला, हिसार रोहतक के कुछ भागों को इसके अंदर मिलाया गया। नुहू बनाया गया। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया हार गए थे। ठीक है, 1794 में महादजी जो सिंधिया थे उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया हुआ, जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ 30 दिसंबर 1803 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ 30 दिसंबर 1803 में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव, सुरजी अंजन गांव की जो संधि है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में
सिंधिया के द्वारा हुई थी। मराठा के जो महादजी सिंधिया थे और अंग्रेज थे उनके बीच में हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। हरियाणा का लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? हरियाणा का लोहगढ़ रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। लोहगढ़ किला 7000 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 60 से 70 साल लगे थे इसको बनाने में। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद में इस किले को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ की विरासत संभालने के लिए गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का जारी किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने किसके नाम से सिक्का जारी किया था? गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम से सिक्का जारी किया था। और सिक्के के पीछे भारत में लोहगढ़ को खालसा तख्त की उपाधि दी गई थी। लोहगढ़ को किसकी उपाधि दी गई थी? खालसा तख्त की उपाधि दी गई थी। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया, उनका आवास था, ठीक है, उनका आवास कौन सा था? अब की बार स्टेट में भी पूछा गया था। असीगढ़ का किला पूछा गया था हांसी में। कहाँ पर है असीगढ़ का किला? हांसी में। तलवारों का किला के नाम से जाना जाता है। तो प्रसिद्ध जॉर्ज आयरिश थॉमस जिसने हरियाणा पर 1798 में शासन किया, उसका आवास था जहाज कोठी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जहाज कोठी वर्तमान में हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है भाई? हिसार जिले के अंदर है, जिसको प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस का निवास माना जाता है। और 1797 ईस्वी के अंदर हांसी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वो भी जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। और हांसी के अंदर एक टकसाल की स्थापना की थी जहां पर सिक्के बनते थे, ठीक है। यहाँ पर जो सिक्के बनते थे उनको सिक्का साहिब के नाम से जाना जाता था। गुजरी महल तो आप जानते होंगे, गुजरी पत्नी थी फिरोज शाह तुगलक की। 14वीं सदी में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये हिसार जिले के अंदर स्थित है। और इस महल की दीवारों से 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शीश महल मैंने आपको बताया फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। फौजदार खां का निवास स्थान रहा है। इसे लाल किले की तर्ज पर बनाया गया था। लाट की मस्जिद भी कहाँ पर है? हिसार के अंदर है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने किले के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट, बलबन के समय, देखिए क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई। बलबन के समय हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता निम्नलिखित में से कौन सा था? वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, पलवल था। भारत में सबसे पहला इक्ता कौन सा था? भारत में सबसे पहला इक्ता था हांसी, जो मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद में बनाया गया था। पहला इक्ता, इक्तों का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा भारत में इक्तों की शुरुआत की गई थी। बलबन के समय सबसे छोटा इक्ता पलवल था। इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रथा को समाप्त किया गया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और दोबारा से इसे शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय इल्तुतमिश को, फिर इस प्रथा को खत्म कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और बाद में फिर शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, जैसे अपनी सरकारें करती हैं, पहले सरकार किसी की आती, स्कीम लेके आती है, उसकी बंद कर देती है, फिर चालू कर देती है, ठीक है। दूसरी आती है, फिर वो चालू कर देती है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को विजित करने की याद में की गई थी? किसकी स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन को? काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है, ठीक है। जिसको 1527 ईस्वी के अंदर बाबर ने पानीपत की जो लड़ाई जीती थी, प्रथम लड़ाई, सुल्तान इब्राहिम लोदी पर जीत के लिए इसको बनाया था काबुली बाग मस्जिद। और बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर इसका नाम रखा गया था। कुछ वर्षों के बाद हुमायूं ने पानीपत के पास सलेम शाह को हराया था और उन्होंने इसमें चिनाई वाला मंच जोड़ दिया था, चबूतरा। काबुली बाग के अंदर क्या जोड़ दिया था? चबूतरा, 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 ठीक है। बाबर की पत्नी मुस्मत काबुली बेगम के नाम पर इमारत, उद्यान यानी कि पार्क बनाया गया, जिसको काबुली नाम के नाम से जाना गया। बू अली शाह कलंदर, शेख जो सरफुद्दीन है, पानीपत का मकबरा वहीं पर है। बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। लाल किले का निर्माण दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट,
म्यूर सिंहासन भी आप लोग जानते होंगे, सम्राट शाहजहां के द्वारा इसको बनाया गया था 17वीं शताब्दी में, और इसको लूट कर भारत से लेकर जाने वाला शासक कौन था? म्यूर सिंहासन को किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था। हिसार के गुजरी महल से प्राप्त स्तंभ लेख के माध्यम से हमें कितने भागवतों की सूचना प्राप्त होती है? 8 भागवतों की सूचना प्राप्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस किले की दीवार से हमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों की सूचना इससे हमें प्राप्त होती है। 9वीं शताब्दी के भोजदेव के अभिलेख से हमें हरियाणा के कौन से शहर से घोड़ों के व्यापार के जानकारी मिलती है? पेहवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुआ है भोजदेव का अभिलेख। पोवा लिख दिया, पेहवा, ठीक है, पेहवा पेहवा। पेहवा से हमें, पेहवा कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां से राजा भोजदेव के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में ये जो पेहवा क्षेत्र था ये घोड़ों का व्यापार हेतु बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। और पेहवा से हमें 2 गुर्जर प्रतिहार वंश के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के, एक कौन सा? मिहिर भोज अभिलेख, मिहिर भोज का अभिलेख, और दूसरा महेंद्रपाल का अभिलेख। और ये कौन से वंश से संबंध रखते थे दोनों? महेंद्रपाल और मिहिर भोज, ये दोनों रखते थे प्रतिहार वंश से बिलोंग करते थे। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, ठीक है। जहाजगढ़ का मैंने आपको बता दिया, झज्जर जिले के अंदर एक गांव है जहाजगढ़, झज्जर, जहां पर जॉर्ज थॉमस के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया था, और इसी किले को जॉर्जगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जॉर्जगढ़। हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी जहाजगढ़ के अंदर लगता है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा पशुओं का मेला जहाजगढ़ के अंदर लगता है। सोनीपत प्राचीन समय में तलवारों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज द्वितीय के समय का एक अभिलेख हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वो हमें प्राप्त हुआ है हांसी से। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। 1168 ईस्वी में, 1168 ईस्वी में हांसी पत्थर शिलालेख के अनुसार इन्होंने अपने मामा किल्हाणा को असी का किला, असीगढ़ का किला, अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। हांसी अभिलेख के अंदर यह भी कहा गया है कि जो किल्हाण थे उन्होंने पंचपुर जो नामक नगर है उसको जला दिया था, और पंचपुर की पहचान आज हम पिंजौर के नाम से करते हैं जो पंचकुला के अंदर है। और पंचपुर के शासक ने पृथ्वीराज का अधिकार स्वीकार कर लिया और उसे कीमती मोती का हार सौंप दिया था, ठीक है। स्थलबोर कहां पर है? रोहतक के अंदर है। एक और है मेरे दोस्तों लाडनू, लाडनू, लाडनू कहां पर है? नागौर राजस्थान के अंदर है। यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी क्या बताई गई है? दिल्ली बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली कौन से अभिलेख में बताई गई है? लाडनू अभिलेख के अंदर बताई गई है, जो नागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या पुस्तक से यह पता चलता है कि नारनौल क्षेत्र में कपास की मंडी स्थित थी? वो हमें पता चलता है तुजू के बाबरी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए, दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर, और उनके एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था राजा नूनकरण, राजा नूनकरण, जिन्होंने नारनौल की स्थापना की थी, नारनौल नगर को आबाद किया था। और राजा नूनकरण के समय में नारनौल एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। मुगल बाबर ने, मुगल बादशाह थे जो बाबर, जिन्होंने अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी, बाबर के द्वारा लिखी गई है तुजू के बाबरी, यहाँ पर कपास मंडी होने का उल्लेख किया गया नारनौल के अंदर, यानी कि इससे यह पता चलता है यहाँ पर कपास की खेती होती थी, ठीक है। नारनौल को विरासत का शहर, तालाब और बावड़ियों का नगर, मोस्ट इंपोर्टेंट, नारनौल को क्या कहा जाता है? तालाब और बावड़ियों का नगर कहा जाता है। सिंहों का डहर कहा जाता है, शेरों का डहर। नारनौल को विरासत का शहर कहा जाता है। अलब रूनी की पुस्तक थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसकी थी? अलब रूनी की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया गया है। कैथल का नाम कवितल कहा, कवितल बताया गया किताब उल हिंद के अंदर। और ब्रह्म सरोवर को लघु सागर की संज्ञा दी गई है। अबुल फजल आईने अकबरी किसकी थी? अबुल फजल की, जिसमें भिवानी का नाम भानीग्राम बताया गया है। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक था 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था?
कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गोरी का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान हरियाणा में अपना अधिकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा के हांसी, थानेसर, रेवाड़ी इन क्षेत्रों के अंदर सैन्य चौकियां स्थापित करवाई थी। तो गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने भारत के अंदर सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत में मकबरा बनाने की परंपरा भी इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। भारत में मकबरा बनाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जिनकी हत्या कब कर दी गई थी भाई? 1240 के अंदर। 13 अक्टूबर 1240 कहां पर कर दी गई थी? कैथल के अंदर। तो रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहां पर है? कैथल के अंदर है। और गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ है? बलबन हुआ है। ठीक है। और जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हांसी का मुक्ति हुआ करता था। ठीक है। और बलबन के द्वारा ये भी बताया था मेवात के अंदर शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिरी दुर्ग गुरुग्राम का भी निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? बाबा फरीद के द्वारा किया गया था। बाबा फरीद। हरियाणा में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत का जो श्रेय बाबा फरीद को जाता है। बाबा फरीद को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है भाई। हरियाणा की कौन सी एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बड़खल, ब्रह्म सरोवर, दमदमा या कर्ण। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। हरियाणा की एक प्रसिद्ध झील का उल्लेख मिलता है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। बाकी क्लासेज को भी टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये हमारी क्लासेज का टाइम है। और कंप्लीट पीडीएफ ग्रुप डी पीवाईक्यू के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लेना। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।